हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जनपद जो है वो है चमोली। चमोली की 10 क्लासेस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज है हमारी 11वीं क्लास और जिसमें हमने चमोली का बहुत हद तक डाटा जो है वो अपलोड कर दिया है। थोड़ा बहुत अभी और बचता है तो देख लेते हैं। और चमोली में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना। तो इससे पहले जो है हमने चमोली के बुग्याल वगैरह जो है वो पढ़े थे, है ना। जल धाराएं, प्रपात वगैरह मैंने आपको बताया था चमोली के, लेकिन मैं उस दिन फोटो आपको दिखाना भूल गई हूँ। तो ये आप देख सकते हो वसुंधरा जलप्रपात जो हमने पढ़ा था। और ये हमने पढ़ा था कि कहाँ है, माणा गांव में है। और 400 फीट की ऊंचाई पर ये लगभग जो है वो स्थित है। 400 फीट से ऊपर से ये पानी जो है वो गिरता है। मतलब इसकी टोटल जो डिस्टेंस, हालांकि इसकी समुद्र तल से तो 13,000 से ऊपर चली जाती है, लेकिन इसकी अपनी यहाँ पे जहाँ पे ये गिर रहा है और जहाँ से ये दिख रहा है 400 फीट है ना। और मैंने आपको बताया था मान्यता ये भी है कि जो है पापी लोग होते हैं उनके ऊपर जो है ये पानी नहीं गिरता है ना। तो ये है आपका वसुंधरा जलप्रपात, माणा गांव के पास ही आपको दिख जाएगा, है ना। सॉरी, माणा गांव से 5 किलोमीटर आगे ये है अत्रमुनि जलप्रपात, मैंने आपको बताया था। और ये जो है आपके चमोली के मंडल से लगभग ये भी 5-5.5 किलोमीटर आपका दूर पड़ जाएगा। अमृत गंगा नदी पर 70 मीटर की ऊंचाई, ये मीटर में है वो फीट में था, 70 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यह है अत्रमुनि जलप्रपात, है ना। इसके बाद जो है जयदीप था जो गोपेश्वर में स्थित है, उसकी फोटो मुझे मिली नहीं। तो चलिए फिर आज की कहानी जो है शुरू करते हैं। ये प्रपात दिखाने बाकी रह गए थे, पिक्चर्स के थ्रू आपको जल्दी समझ आता है, इसलिए ये पेंडिंग था, उस दिन शायद मैं भूल गई। और चलिए देखते हैं आज क्या क्या है चमोली। और चमोली में हम क्या पढ़ रहे हैं, चमोली के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, है ना, चमोली। और चमोली की आज है हमारी 11वीं क्लास। और आज हम पढ़ेंगे चमोली के नेशनल पार्क, है ना। चमोली में स्थित नेशनल पार्क, है ना। तो चमोली के अंदर पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम किसी को देख लेते हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क देख लेते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क, है ना। एनपी लिख लेती हूँ शॉर्ट में, नंदा देवी नेशनल पार्क। आपको पता है नंदा देवी पर्वत चोटी भी है जो सबसे ऊंची है ना। तो नंदा देवी के एक पूर्वी है, एक आपका पश्चिमी है, ये भी मैंने आपको बताया था। एक पूर्वी है और एक आपका क्या है, पश्चिमी है। तो पश्चिमी की है 7,817 और इसकी है 7,434 मीटर में ही होगी, जाहिर सी बात है। तो ये ऊंचाई भी आपको याद करनी है, कई बार आपसे पूछा हुआ है ना। 7,434 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, पूर्वी और पश्चिमी। हालांकि ये जो है वो सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। इस नंदा देवी नेशनल पार्क को जो स्थापित किया गया वो आपका, अगर आप एग्जैक्ट डेट देखना चाहोगे तो ये आता है आपका 6 नवंबर, है ना। 6 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना की गई और है ना, स्थापना कर दी गई। और 1988 को इसको जो है यूनेस्को में शामिल कर दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 82 में ये बना और लगभग 6 साल बाद 1988 में इसको किसमें, यूनेस्को में जो है शामिल कर दिया गया। यूनेस्को मैंने आपको बताया था यूएनओ का ही एक पार्ट है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में स्टेब्लिश किया गया, इसी का एक पार्ट है यूनेस्को, जो क्या करता है वन्य जीव नहीं, सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षण करने का काम करता है। कौन, यूनेस्को, है ना। और यूनेस्को की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, कई बार पूछा है, खैर अब तो नहीं पूछेगा, सबको याद हो गया। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक की कहानी समझ। 1988 में इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। और नंदा देवी नेशनल पार्क, इसका नाम बाद में पड़ा, इसका नाम पहले क्या था, संजय गांधी नेशनल पार्क, है ना। संजय गांधी नेशनल पार्क। तो पहला नाम पूछा गया है, PYQ है, PYQ, ये दोनों के दोनों PYQ मैच ऑफ द फॉलोइंग में आए थे, है ना। PYQ कब यूनेस्को में शामिल कर दिया गया, कब बना PYQ, है ना। तो ये सारे PYQ हैं, जितने भी डाटा मैं आपको दे रही हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं याद करना है ना। क्षेत्रफल वगैरह आप देखोगे इसका तो 624 वर्ग किलोमीटर है, नहीं भी याद रखोगे काम चल जाएगा, लेकिन हो सकता है
कि आपसे पूछ सकता है वर्ग किलोमीटर, है ना। तो क्षेत्रफल आपका इसका इतना है, किसका, नंदा देवी नेशनल पार्क का हो जाएगा। और हेड क्वार्टर पूछ सकता है इससे, या ऑप्शन वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे सकता है। तो हेड क्वार्टर है इसका कहाँ, जोशीमठ में, ठीक है, जोशीमठ में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है नंदा देवी के बारे में। उत्तराखंड का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और आई थिंक PYQ भी है कि यूके का क्या है, फर्स्ट जो है नेशनल पार्क है जिसे क्या कर दिया गया, यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। और मैंने अभी आपको बताया कब किया गया था, 1988 में इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया था। 6 नवंबर 1982 को तो वो बना ही था, 88 में उसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। और नंदा देवी क्षेत्र में आने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था W गार्डन, है ना। और ये आए थे 1883 में। देखिए 1982 में ये बना, 1983 में है ना, 1983 में जो है, नहीं 1883, तभी मैं बोल रही हूँ गड़बड़ हो गई। 1883 में W गार्डन यहाँ आए थे, है ना। W गार्डन नाम के एक व्यक्ति थे जो प्रथम बार इस क्षेत्र में आए थे, W गार्डन। तो ये भी आपको याद रखना है ना। ये सारी हिमालय पर्वत की चोटियाँ थी। जब हिमालय की उत्पत्ति मैंने आपको बताई थी, तो नंदा देवी वगैरह सब ये मैंने आपको बताया था। और 1998 में तो उसको यूनेस्को में ही शामिल कर दिया गया, है ना। चलिए यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। ले लेते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट फूलों की घाटी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वैली ऑफ फ्लावर, है ना, फूलों की घाटी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसमें कुछ दिक्कत है फूलों की, देखना क्या है उसको प्रॉब्लम, दूसरा ले लेते हैं, फूलों की घाटी सॉरी। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फूलों की घाटी में क्या क्या चीज़ें हैं। आप पहली वाली वीडियो देख सकते हो। 1982 में भी ये भी राष्ट्रीय उद्यान बना। 14 जुलाई 2005 को भी इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों एक ही डेट में बने हैं। 1982 में यूनेस्को बना, सॉरी 1982 में आपका जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा इसे दिया गया। और नंदा देवी भी आपका जो है 1982 में बना, लेकिन उसको 1988 में ही किस में शामिल कर दिया गया था, यूनेस्को में शामिल कर दिया था इसको 2005। एग्जैक्ट डेट देखना चाहोगे तो 14 जुलाई 2005 को इसको किस में शामिल कर दिया गया, यूनेस्को में शामिल कर दिया गया, है ना। और अच्छा, और बाकी इसकी चीज़ें मैं आपको बता चुकी थी कि इसकी खोज जो है वो फ्रैंक स्मिथ और RS होल्सबर्ग थे, उन्होंने किया था, है ना। और ये जो है यहाँ से आ रहे थे, कामेट पर्वत का आरोहण करके आ रहे थे, रास्ता भटक गए, भटकते भटकते पहुँच गए फूलों की घाटी में। और वहाँ इन्होंने देखा कि इतनी सुंदर जगह, इतने सारे फूल हैं, प्रकृति की अद्भुत जगह। और कहते फिर ये यहाँ से कहते हैं कि अपने साथ 250 किस्म के फूल भी लेकर के गए। फिर इन्होंने एक बुक लिखी, वैली ऑफ फ्लावर, है ना, 1938 में आई थी कि इन्होंने ये बुक लिखी है। और फिर जो है इनकी बुक पढ़ करके एक, मैंने आपको बताया था, रिसर्चर आई थी मार्गरेट ले, वो यहाँ पे आई बॉटनिकल रिसर्च करने के लिए, वो यहाँ पर आई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, पैर फिसलने से किसी चट्टान पर उनकी यहीं पर डेथ होगी। क्वेश्चन आया हुआ है कि फूलों की घाटी में किसकी समाधि है या किस विदेशी की समाधि है, तो मार्गरेट ले की है ना। मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि फूलों की घाटी के बीचों बीच जो है वो एक नदी बहती है, पुष्पावती। इसके बीच में 2-3 ताल हैं, जैसे आचरी ताल हो गया आपका, सिद्धमातृका ताल हो गया आपका, लिंगा ताल हो गया। ये भी बताया था कि जो फूलों की घाटी है उसको जो है उसका दुश्मन है एक अमेला नटग्रास भी इसे कहा जाता है, पॉलीगेनम भी इसे कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो धीरे धीरे वहाँ पर फूल कम हो रहे हैं, है ना। भ्योडार घाटी भी इसे कहा जाता है, द्वारिक हर्क भी इसे कहा जाता है। और कालिदास ने अपने मेघदूत में इसे अलका कहा गया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। PY अगर जब घाटी हमने चमोली की पढ़ी थी तो फूलों की घाटी भी उसमें आया हुआ था। तो यहाँ तक की कहानी है, ये तो आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। और स्कंद पुराण में जो है इसको नंदकानन कहा गया है। आपको एक्स्ट्रा और एड ऑन करना है तो आप कर सकते हो, है ना। चल, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो जोशीमठ में ही है। और बाकी इसमें कुछ है नहीं। दूसरा जो है आपका एक फूलों की घाटी की जुड़वा बहन कहा जाता है किसको, चिनाब घाटी को, जहाँ पर जिसको सेकंड वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। मैंने आपको ये बताया था जब घाटियाँ हमने पढ़ी थी, तो मैंने आपको वहाँ मतलब निजमुला घाटी वगैरह हमने पढ़ा था, जिसमें वो आप PYQ भी देख सकते हो, सेम ही चीज़ है, वो बार बार पढ़ाना क्या है ना। तो
नेक्स्ट सबसे ज़्यादा मतलब बायोडाइवर्सिटी आप देखोगे तो यहीं पर मिलती है आपको, फूलों की घाटी में मिलती है। और जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है 22 मई को प्रत्येक साल, है ना। तो यहाँ तक की कहानी आपको याद समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, उसमें देखते हैं कि हम क्या है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं चमोली के वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। वो तो पार्क थे, ये तो अभ्यारण्य हो गया जहाँ पर जीवों को संरक्षित किया जाएगा। तो ये एक ही है। और जो है केदारनाथ वन्य जीव विहार, है ना, केदारनाथ वन्य, जस्ट अ वेट, वन्य अभ्यारण्य, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है, ये मैंने आपको बताया था। ये चमोली और रुद्रप्रयाग में पड़ता है। हालांकि इसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो चमोली में है और थोड़ा बहुत हिस्सा जो है केदारनाथ में जाता है ना। राज्य का सबसे बड़ा, अगर आप देखोगे तो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी यही है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। राज्य का सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा क्या है, अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर ही मैंने आपको जब राज्य चिन्ह बताए थे तो कस्तूरी मृग को संरक्षित करने के लिए सबसे पहले यहीं पर उसको संरक्षित किया गया था, है ना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो था उसके तहत जो है इनको यहाँ पर ही संरक्षित किया गया था, कस्तूरी मृग को, क्योंकि जो विलुप्त प्रजातियां थी उनको संरक्षित करने का काम यही करते हैं। तो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो यही है। और दूसरा आप देखोगे कि स्टेब्लिश कब हुआ, तो 1972 में ये स्टेब्लिश हुआ, 1972 में ये स्थापित कर दिया गया था, है ना, स्टेब्लिश। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एरिया पूछेगा तो वैसे तो आपको नहीं भी याद रखोगे, तो राउंड फिगर में आप 972 पॉइंट कुछ ऐसे राउंड फिगर में आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एरिया का। 75 आई थिंक इसका है कुछ ऐसा। तो आप कुल मिलाकर के 1000 भी आपको इसको मान सकते हो, है ना, राउंड फिगर में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखिए किलोमीटर। और दूसरा क्या है कि संरक्षण के लिए कस्तूरी लुप्त प्राय जो कस्तूरी मृग है आपका, संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ है, भालू है, लाल पांडा, दुर्लभ आदि जो जानवर हैं उनको यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। जैसे कस्तूरी मृग तो है ही है, पांडा है, पांडा है ना, पांडा है, और आपका जो है भालू है, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है, इनको संरक्षित किया जाता है। लाल पांडा, पांडा पांडा ऐसा ही नहीं है, पांडा लाल है। भालू को यहाँ पे दुर्लभ, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए मैंने आपको बताया था उत्तरकाशी में बनाया भी है ना, लंका पुल है उसके आसपास जो है बनाया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ तक इसमें कुछ और ऐड नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये वाला आपका हो जाता है। ओहो ये तो कट हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंट जो है ये वाला आपका हो जाता है। और ये वाला 1972 में इसको स्टेब्लिश किया गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं प्रयाग, है ना, प्रयाग। देखिए प्रयाग में जो है 3 प्रयाग तो सीधा सीधा कर्णप्रयाग में ही आप चमोली में ही आपको मिल जाएंगे। 2 प्रयाग, एक रुद्रप्रयाग में पड़ता है, देवप्रयाग आपका टिहरी में पड़ता है। तो ये 3 प्रयाग हमको पढ़ने हैं, कहाँ पे, चमोली के अंदर हमको पढ़ने हैं। तो देख लेते हैं फटास जल्दी जल्दी से कौन कौन से ये प्रयाग हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रयाग है वो है विष्णु प्रयाग, सबसे उधर से आ जाएंगे विष्णु प्रयाग, है ना, विष्णु प्रयाग। अब यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, एक होता है पश्चिमी धौली गंगा और एक आपका होता है अलकनंदा, है ना। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक होता है अलकनंदा का संगम यहाँ पे, और एक होता है आपका पश्चिमी धौली गंगा। धौली गंगा, एक पूर्वी धौली गंगा भी है, वो कुमाऊं में है, जब कुमाऊं आ जाएगा तो मैं आपको वहाँ पढ़ाऊंगी। पश्चिमी धौली गंगा का यहाँ पर संगम होता है विष्णु प्रयाग में। नाम से जैसे आइडेंटिफाई हो रहा है कि विष्णु भगवान ने, कहते हैं कि जो मान्यता है कि ऋषि नारद यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, भगवान विष्णु ने जो है उनको दर्शन दिए, और इसीलिए हाँ इसका नाम जो है विष्णु प्रयाग रख दिया गया, है ना। सबसे ऊंचा भी है, अगर आपको ये तो पता है कि प्रयागों में पहला प्रयाग भी हो जाएगा, फर्स्ट प्रयाग भी यही होगा, सबसे ऊंचा प्रयाग भी आपका यही हो जाएगा, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे ऊंचा प्रयाग विष्णु के नाम से, ये नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है। इन 2 नदियों का यहाँ पे संगम होता है, और इसके निकट ही विष्णु कुंड है, हनुमान चट्टी है, ये मैं आपको काकभुसुंडी ताल जैसे दर्शनीय स्थल है विष्णु प्रयाग के आसपास ही, थोड़ी बहुत कुछ डिस्टेंस पर आपको मिल जाएंगे, है ना। थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट में देख लेते हैं अलकनंदा, इसका उद्गम जो देख लेते हैं कि ये 2 नदियाँ निकल कहाँ से रही हैं। भाई संगम तो हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं से तो निकल रही होगी, तो उद्गम हो रहा है सतोपंथ, सतोपंथ, है ना, सतोपंथ से, सतोपंथ झील से इसका उद्गम हो रहा है, किसका, शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद ऐसा करके कहा जाता है। सतोपंथ झील के निकट ही जो है अलकापुरी बांक है, अलकापुरी बांक,
नहीं भी याद रखो, सतोपंथ भी याद रखोगे, काम चल जाता है ना। लेकिन थोड़ा अपडेट तो पूछ ला तो शायद में भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। उत्तराखंड की सबसे जल प्रवाह वाली नदी भी यही है। अगर सबसे लंबी बोलेगा तो आपकी काली नदी हो जाएगी, 252 किलोमीटर उसका है। और इसका जो है वो है आपका टोटल 195 किलोमीटर। अगर इसका डिस्टेंस पूछेगा तो 195 किलोमीटर। लेकिन सबसे ज़्यादा जल प्रवाह, सबसे ज़्यादा जल इसी में है, इस नदी में। तो जल प्रवाह के हिसाब से तो अलकनंदा हो जाएगी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ तक अलकनंदा ही रहती है? देवप्रयाग तक। आपको पता है वहाँ पे भागीरथी मिलती है, फिर इसका नाम गंगा हो जाता है। अब आते हैं पश्चिमी धौली गंगा। ये नदी जो है धौलागिरी की कुनकुल श्रेणी से निकलती है। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है आपका धौलागिरी, धौलाधार नहीं, धौलागिरी के कुनकुल श्रेणी से, कुनकुल श्रेणी से। और लगभग 94 किलोमीटर ये नदी है, 94 किलोमीटर ये भी नदी का सफर तय करती है। उसके बाद विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में इसका संगम हो जाता है ना, समाहित हो जाती है। तो धौलागिरी अलग है, धौलाधार अलग। धौलाधार तो आपका काराकोरम वाली यानी कि बृहद हिमालय जब पड़ा था, नहीं, ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय के अंदर आ जाएगा ये सारी। धौलाधार हो गया, जास्कर हो गया, पीर पांचाल हो गया, ये सारे के सारे हमने वहाँ पढ़े थे। तो ये धौलागिरी है, धौलागिरी के कुनकुल श्रेणी से है। और 94 किलोमीटर जो है का सफर ये तय करती है। उसके बाद इसका संगम हो जाता है किसमें किसमें अलकनंदा में। नेक्स्ट ये है पहला प्रयाग। नेक्स्ट प्रयाग देख लेते हैं। दूसरा प्रयाग है आपका नंद प्रयाग, है ना, नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में भी मान्यता है कि नाम क्यों पड़ा? तो कहते हैं कि जो ऋषि थे, मतलब कौन, महाराज नंद ने यहाँ पर तपस्या करी थी। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण से संबंधित है। और यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी, किसने? महाराज नंद ने। और फिर देवता उनसे काफ़ी प्रसन्न हो गए थे, उन्होंने यहाँ पर उनको दर्शन दिए। दर्शन देने की वजह से इसका नाम जो है वो नंदप्रयाग रख दिया। कि देवताओं ने कहा कि भाई यहाँ का नाम क्या रख दिया जाएगा? नंदप्रयाग रख दिया जाएगा। अब नंदप्रयाग में क्या है इस, हाँ, एक और पॉइंट है जो PYQ है कि इसका जो है पुराना नाम पूछा था कंडासु। कंडासु जो है इसका पुराना नाम पूछा था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के निकट, मतलब नंदप्रयाग के ही निकट कुछ मंदिर हैं, जैसे चंडिका मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, शिव मंदिर है। तो ये एक्स्ट्रा में है। गोपाल मंदिर शायद PYQ है, कहीं एक बार पूछा हुआ था कि कहाँ है, तो नंदप्रयाग किस प्रयाग के आसपास स्थित है, ऐसा करके पूछा था। शिव मंदिर भी है इसी के आसपास, और चंडी मंदिर भी आपका इसी के आसपास मिल जाएगा। पुराना नाम क्या है? कंडासु। अब मेन पंगा है कि यहाँ पर किन दो नदियों का संगम होता है ना। तो आपको एक नदी तो कॉमन रहने वाली है, पता ही है आपको, कौन? अलकनंदा। तो अलकनंदा तो रहेगी, है ना, अलकनंदा। अच्छा, इनका नाम अलकनंदा ही नाम से आगे बहेगी, है ना। तो अलकनंदा नाम से, क्योंकि ज़्यादा प्रवाह, जिसमें ज़्यादा पानी होगा उसी नाम से आगे बहेगी। जिस नदी का ज़्यादा पानी होगा वहीं से फिर ये उस नाम से ही आगे बहती है। तो अलकनंदा तो है और नंदाकिनी है, नंदाकिनी, है ना। तो अलकनंदा तो आपको पता है सतोपंथ या बाघ हिमनद, सतोपंथ के पास ही बाघ हिमनद से जो है इसके अलकापुरी बाघ हिमनद से इसका नाम, और सतोपंथ ताल से निकलती है। दूसरा नाम अगर अलकनंदा का देखोगे तो कहीं जो है विष्णु गंगा भी मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विष्णु गंगा, क्या पता है यही क्वेश्चन बना दे, है ना। तो विष्णु गंगा। अब नंदाकिनी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है त्रिशूल पर्वत के पास, है ना। त्रिशूल पर्वत हमने पढ़े थे। त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घूंटी से निकलती है। त्रिशूल पर्वत के पास ही नंदा घूंटी से निकलती है, नंदा घूंघटी। यहाँ से इसका जो है वो उद्गम होता है, किसका? नंदाकिनी का, है ना। नंदा घूंघटी से जो है ये निकलती है और लगभग जो है 56 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, 56 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। और फिर अलकनंदा इसको अपने आप में समा लेती है। तो यह है नंदाकिनी कहाँ से निकलती है? त्रिशूल के भी पास, त्रिशूल के पास ही क्या है? नंदा घूंघटी। नंदा घूंघटी से निकलती है, 56 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद ये किसमें मिल जाती है? अलकनंदा इसको अपने आप में समाहित कर लेती है। नेक्स्ट प्रयाग देख लेते हैं, कर्णप्रयाग। तीसरा प्रयाग कौन है आपका? कर्णप्रयाग, है ना। कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग में आपका क्या हो जाता है? किन दो नदियों का संगम होता है? तब क्या दिक्कत है इसको? कर्णप्रयाग में होता है आपका पिंडर, और इधर तो कॉमन रहने वाली है कौन सी? अलकनंदा, है ना। तो अलकनंदा जिसको विष्णु गंगा भी कहा जाता है, पिंडर और
अलकनंदा। तो पिंडर जो है वो निकलती है आपकी बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से, बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और जो अलकनंदा है वो तो आपको पता ही है, सतोपंथ या बांक अलकापुरी बांक हिमनद भी इसे कहा जाता है, यहाँ से निकलती है ना। अलकनंदा और पिंडर का संगम यहाँ पर होता है और 105 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। 105 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद कर्णप्रयाग में इसका विलय अलकनंदा से हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। कर्णप्रयाग में जो है कर्ण भगवान जी का भी मंदिर है, उसके नाम पर ही यहाँ पर कर्णप्रयाग पर उमा देवी का भी मंदिर है। और फिलहाल जो है जो कर्णप्रयाग है उसके मतलब इसके निकट ही कर्ण मंदिर है, उमा मंदिर है और जहाँ पे संगम है, मैं अभी फोटो में भी आपको दिखाऊंगी। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों को आपस में यही प्रयाग जोड़ता है, ये PYQ है ना, कि गढ़वाल और कुमाऊं को एक साथ जोड़ता है। क्योंकि आप देखोगे अगर आप इधर से जाओगे तो ये कर्णप्रयाग पड़ता है, फिर यहाँ से 2 रोड कटती है, एक उधर कुमाऊं की तरफ लेन चली जाती है, एक बद्रीनाथ की तरफ को चले जाती है, जो गोपेश्वर मंडल होते हुए बद्रीनाथ जोशीमठ वगैरह होते निकलती है। और ये आपका उधर सिमली ग्वालदम थराली नारायणबगड़ होते हुए गरुड़ बागेश्वर बैजनाथ होते हुए और फिर आपका कहाँ अल्मोड़ा नैनीताल पिथौरागढ़ सब जगह यहाँ से। तो इसीलिए कर्णप्रयाग से क्या होता है, दोनों मंडलों मतलब वहाँ प्रयाग है जो दोनों मंडलों को जोड़ता है ना। NH7 बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर एक व्यापारिक केंद्र वर्तमान में कर्णप्रयाग बन गया है। तो NH नेशनल हाईवे 7, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, व्यापारिक केंद्र है, दुनिया भर की दुकानें कॉलेज वाले स्कूल दुनिया भर के यहाँ पे खुल चुके हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये भी आपको समझ आ गया। अब एक प्रयाग है केशव प्रयाग, है ना, केशव प्रयाग। अब ये किसी प्रयागों में काउंट तो नहीं होता है, लेकिन संगम तो होता है, जहाँ पर कोई से भी नदियाँ मिलेगी संगम तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी 2 नदियों का संगम होता है, एक तो आपकी कॉमन रहने वाली है अलकनंदा और एक आपका जो है सरस्वती नदी, है ना, सरस्वती। तो इन 2 नदियों का यहाँ पे संगम होता है और संगम होने के साथ ही सरस्वती नदी आपके कि बद्रीनाथ से थोड़ा सा निकलती है, सरस्वती उद्गम बहुत अच्छी जगह है और आगे जाकर के भूमिगत हो जाती है। और कहते हैं कि पहले सीधा कहाँ निकलते थे, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम हम पढ़ते हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। तो ये निकलती है यहाँ से चमोली के माणा गांव के पास है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये माणा गांव आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप चमोली पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ आपको यहाँ मिलेगा, प्रयाग हो, ताल हो, कुंड हो, पर्वत चोटियाँ हो, कुछ मान्यताओं के आधार पर बड़ा फेमस है। तो माणा गांव के पास ही है और पंचप्रयागों में शामिल नहीं है। अब ये यहाँ पर एक मान्यता है कि हर 12 साल बाद यहाँ पर बृहस्पति के मिथुन राशि में होने पर, मान्यता है ये कि बृहस्पति के मिथुन राशि होने पर एक संयोग बनता है और जिसमें क्या करते हैं, कहते हैं कि दक्षिण भारत के जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो ही आकर के यहाँ पर इस प्रयाग में डुबकी लगाते हैं, है ना। तो कुछ मान्यता होगी और आने पर यहाँ पर एक कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है, पुष्कर कुंभ उसे कहा जाता है। PYQ है कि पुष्कर कुंभ किस प्रयाग पर लगता है, तो उसे कहा जाता है पुष्कर कुंभ, है ना। पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, तो पुष्कर कुंभ यहाँ पे लगता है और केवल इसमें दक्षिण भारत के वैष्णव संप्रदाय के लोग ही जो है शामिल होते हैं, वैष्णव भक्त लोग तो क्या भक्त जो है इसमें शामिल होते हैं। और मान्यता है कि इस स्थान पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। केशव प्रयाग के आसपास ही जो वेद व्यास थे, महर्षि वेद व्यास थे, उन्होंने ही जो है महाभारत की रचना करी थी। मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य ने भी यहाँ पर तपस्या करी थी या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जो रामानुजाचार्य थे ये शायद तुलसीदास के गुरु थे और मध्वाचार्य ने शायद द्वैतवाद की स्थापना करी थी, जो दर्शन हम पढ़ते हैं अद्वैतवाद को शंकराचार्य ने किया था। तो ये थे आपके टोटल 3 प्रयाग, फिर इसके बाद 2 प्रयाग बच जाते हैं, एक तो हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे, एक हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको होप कि समझ आ गया होगा। थोड़ी से मैं इनकी फ़ोटो आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिमाग में रहे। हालांकि इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि जो फ़ोटो देखने, मतलब ठीक है प्रयाग है, आपको पता ही है नदियों का संगम है, लेकिन फिर भी अगर मैंने फ़ोटो तो आपको भी देखना चाहिए। देखिए ये है केशव प्रयाग, ये है माणा गांव, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है माणा गांव, यहाँ से आ रही है अलकनंदा, यहाँ से है सरस्वती, ये एक रोड भी है यहाँ पे, इन दोनों का संगम हो रहा है। तो यहीं पर कहते हैं कि महाभारत लिखी गई हुई थी और यहीं पर लगता है पुष्कर कुंभ, जिसमें क्या है दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त ही भाग लेते हैं। बहुत सुंदर है, आप देखोगे माणा गांव
और घर ऐसे हैं इनके, टीन वगैरह के ऐसे, क्योंकि बर्फ़ वगैरह गिरती है तो ताकि आसानी से निकल जाए, है ना। छोटा सा पुल भी बनाया हुआ है जाने के लिए, ये आवागमन के लिए होगा, इधर के लोग इधर जा सकते, रोड तो है ही उधर तक जाने के लिए। खुद यार कहाँ चला गया प्रयाग, कहाँ चला गया, एक ही प्रयाग था, केशव प्रयाग, अच्छा ये है। इसके बाद विष्णु प्रयाग, ऊपर से देखते हैं, देखिए ये है विष्णु प्रयाग, है ना, विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, देखो पश्चिमी धौली गंगा, हाँ ये है पश्चिमी धौली गंगा, इधर से आई पश्चिमी धौली गंगा, इधर से है आपके अलकनंदा, ये संगम हो गया। और विष्णु प्रयाग में हमने पढ़ा था कि इसके आसपास ही जो है मंदिर भी हैं, जैसे चंडी मंदिर है आपका, है ना, विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग हमने पढ़ा था यहाँ पे, जैसे इसी के आसपास विष्णु कुंड वगैरह हैं, हनुमान चट्टी, काकभूषण आसपास ही है इसके, विष्णु प्रयाग के हमने पढ़े थे। फिर आते हैं आपके विष्णु प्रयाग हो गए, ये है नंद प्रयाग, देखिए अलकनंदा है, नंदाकिनी है, इधर से कम है जो नंदाकिनी है, इधर से आपके ये आपके त्रिशूल पर्वत के नंदा घूंटी नामक जगह से निकल रही है, और अलकनंदा तो कॉमन है, ये है नंद प्रयाग, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये है कर्णप्रयाग, ये है कर्णप्रयाग, हाँ इधर से आ रही है अलकनंदा, इधर से आ रही है आपकी कौन पिंडर, यहाँ पे ये संगम हो रहा है इन दो नदियों का, क्योंकि यहाँ से अलकनंदा नाम से आगे बह रही है। तो यही रास्ता है जो आप इधर से चले जाओगे, कहाँ से ऋषिकेश होते हुए, फिर आप यहाँ पहुँचते हो कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से फिर आप इधर आओगे, तो जो आप ये पुल देख रहे हो, है ना, ये पुल देख रहे हो, एक तो ये बीच वाली रोड आपको दिख रही होगी, यहाँ से ही आप सीधे कुमाऊं को कट जाती है, इसीलिए इसको व्यापारिक, मतलब दोनों प्रयाग, ये प्रयाग ही है जहाँ कुमाऊं, तो आप इधर से एक रोड देखोगे, ये सीधा आपका कुमाऊं को चले जाती है इधर। अगर आप यहाँ से नीचे को आओगे तो आपका जो है इधर से फिर ये गोपेश्वर होते हुए निकल जाती है, गोपेश्वर मंडल और सब जोशीमठ बद्रीनाथ वाला रास्ता ये है। और आप ये वाला पुल देख रहे होंगे तो ये ऊपर को निकलती है, जहाँ कार्तिक स्वामी का मंदिर है, डिग्री कॉलेज वगैरह सब आपको इधर ही मिलेगा, पोखरी वगैरह, नागनाथ आपने सुना ही होगा। फिर ये आगे जाकर के जो रोड है जो इधर से गोपेश्वर जा रही, इन दो ये दो रोड भी आगे मिल जाती है। तो ये है आपका कर्णप्रयाग, और ये है नंदा देवी नेशनल पार्क, अभी पढ़ा था हमने, जो सबसे पहले यूनेस्को में शामिल कर दिया गया, है ना। ये भी कुछ उसकी फ़ोटोज़ हैं नंदा देवी नेशनल पार्क की। इसमें केदारनाथ वन्य अभ्यारण्य भी था, पता नहीं कहाँ, हाँ ये है केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमने पढ़ा था, यहाँ पे कस्तूरी मृग हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, लाल पांडा वगैरह, इनको संरक्षण किया जाता है, फोटो से आपको दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए फिर आज की कहानी को जो है समाप्त करने का समय आ गया। होप कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी, प्रयाग आपको समझ आ गए होंगे, प्रपात हमने पढ़ लिए। इसके बाद जो है सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है वो है मेले, जो यहाँ पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से जो है मेले लगते हैं। तो अगेन वही चीज़ कि आपको हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे जो स्टूडेंट था जिसकी मैं बात कर रही थी, उसको मैं मतलब उसका नाम बांगा रखा है मैंने, तो उसने मुझे बोला कि मैम जितनी बार आपको याद आ रहा है उतनी बार आप बोलते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो ठीक है, ऐसे याद नहीं रहता मुझे, मैं फिर इसी में खो जाती हूँ। वो अगर आपको समझ आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो ऑटोमेटिकली आप कर ही लोगे, है ना। तो चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही, चमोली का सिलसिला अभी जारी रहेगा, बहुत कुछ है अभी सीखने को। लगभग 4-5 वीडियो जो है चमोली की और आएंगी, क्योंकि नंदा राजा में ही आपकी एक पूरी कंप्लीट वीडियो बन जाएगी। फिर मंदिर हैं, यात्राएं हैं, फेमस पर्सनैलिटियाँ हैं, केदार यहाँ पर है, बद्री यहाँ पर है, तो सारी की सारी चीज़ें चमोली में है, अपने आप में एक बड़ा सा जनपद है और क्षेत्रफल के आधार पर भी ज़्यादा बड़ा है। और जब एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो जैसी बात है उस एरिया के अंदर हर एक क्षेत्र में कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, रीति रिवाज होंगे, कल्चर होगा, खान पान होगा, वेशभूषा होगा, मंदिर होंगे, मेले लगेंगे, यात्राएं होंगी, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो हो बाकी यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और धन्यवाद।